Hello everyone. So myself Anshul Jain. So let's start with our daily analysis of the Hindu newspaper dated 31st of December. So the first news on the first page that we're going to discuss is, so the news says is most small saving plans to yield more in new quarter PPF सुकन्या रेट स्टैटिक। सो यहाँ पर इस न्यूज़ को हम अच्छे से यहाँ पर डिस्कस करते हैं। बेसिकली हुआ क्या है कि हर तीन महीने में, दैट मीन्स जो क्वार्टर रहता है, जैसे फर्स्ट क्वार्टर जो रहता है दैट इज अप्रैल मई जून, देन जुलाई अगस्त और सितंबर, इसी तरीके से जो अभी फोर्थ क्वार्टर है दैट इज जनवरी 2023 से जो मार्च 2023 तक यहाँ पे समाप्त होगा। तो उसके लिए क्या होता है, हर तीन महीने में क्या है रिपोर्ट्स आती है और वो ये बताया जाता है कि जो हमारे यहाँ पे रेट्स है, दैट मीन्स स्मॉल सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स जो रहते हैं दैट इज उस पर क्या इंटरेस्ट रेट रहेगी। अब सबसे पहले यहाँ पे ये बात आती है, हमको समझना पड़ेगा कि स्मॉल सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स होते क्या है। स्मॉल सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स बेसिकली ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जहाँ पे एक हाउस होल्ड जिसके पास कुछ सेविंग्स है, कुछ पैसा एक्स्ट्रा रखा है, तो वो वहाँ पे जाके उस अकाउंट में जमा करा सकता है। कौन कौन से तरीके होते हैं, कैसे कैसे वो अकाउंट में जमा करा सकता है, दैट आई एम गोइंग टू टेल यू। सो ओवरऑल यहाँ पे अगर बात की जाए तो देयर आर 12 स्मॉल सेविंग स्कीम्स, राइट। टोटल जो है 12 जो है वो स्मॉल सेविंग स्कीम्स यहाँ पर होती है। और जैसा मैंने आपको बताया, इफ देयर इज एनी पर्सन हु इज हैविंग एक्सेस फंड, तो वो क्या कर सकता है, वहाँ पे जाके उसको पैसे को जमा यहाँ पे करा सकता है। अब यहाँ पे सबसे पहला सवाल ये आता है कि पैसा अगर हमको जमा करना है तो हम तो बैंक में जाके भी जमा करा सकते हैं, बट हम यहाँ पे क्यों जमा कराएं, राइट। और सरकार क्यों इसके बारे में समय समय बताती रहती है कि अभी यहाँ पर इस क्वार्टर के लिए ऐसा आया है कि 8 आउट ऑफ 12 स्कीम्स जो है उसमें जो रेट्स है उसको बढ़ाया गया है, बट बाकी जो 4 स्कीम्स है लाइक द पब्लिक प्रोविडेंट फंड एंड सुकन्या समृद्धि योजना, उसमें कोई भी चेंजेस यहाँ पे नहीं किए। जो पहले यहाँ पे 7.6% यहाँ पे हुआ करता था सुकन्या समृद्धि योजना, उसको 7.6 ही रखा है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड 7.1 था तो उसको भी 7.1 ही रखा है। तो सबसे पहली चीज हम समझ गए कि हाउस होल्ड जो होता है उसका एक्सेस फंड होता है वो यहाँ पे जमा करा सकता है। सेकंड चीज, जैसा मैंने आपसे पूछा कि वो बैंक में क्यों नहीं हाउस होल्ड जमा कराएगा, यहाँ क्यों कराएगा, उसका रीजन ये है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे जो होता है इंटरेस्ट रेट कंपेरेटिवली ज्यादा मिलता है इफ वी कंपेयर टू डिपॉजिटिंग इन ए नॉर्मल बैंक अकाउंट जहाँ पे हम सेविंग अकाउंट में अगर पैसा जमा कराते हैं। बट यहाँ पे लॉक इन पीरियड भी रहता है, प्लस टैक्सेशन बेनिफिट्स भी यहाँ पे कहीं ना कहीं मिलते हैं। सो दैट्स व्हाई लोग यहाँ पे जमा कराते हैं। सो ओवरऑल अगर मैं बात करता हूँ कि यहाँ पे इसको इशू कौन करता है, अल्टीमेटली पैसा जाता है किसके पास है और कौन सा डिपार्टमेंट इसको इशू करता है, इसको समझते हैं। सो बेसिकली देयर आर 3 इंस्ट्रूमेंट्स या 3 स्कीम्स है इसके अंतर्गत यहाँ पे ये होता है। सो फर्स्ट स्कीम की अगर मैं बात करूँ तो क्या होता है, दैट इज पोस्टल डिपॉजिट्स। पोस्टल डिपॉजिट्स, सो एज द नेम सजेस्ट, आप क्या करते हो, पोस्ट ऑफिस में टर्म डिपॉजिट्स, फिक्स डिपॉजिट्स ऐसे करा सकते हो। तो वो एक पहला तरीका हो गया जो यहाँ पे लिखा है 1 ईयर टाइम डिपॉजिट, 5 ईयर टाइम डिपॉजिट, 5 ईयर टाइम डिपॉजिट। सो ये कहाँ पे होता है, पोस्ट ऑफिस में, राइट। सेकेंड जो तरीका आता है दैट इज आप क्या कर सकते हैं, सेविंग सर्टिफिकेट्स, SC सेविंग सर्टिफिकेट्स में कहीं ना कहीं इशू कर सकते हैं या पैसा आप उसमें डाल सकते हैं, उसमें भी इंटरेस्ट रेट अच्छा मिलता है। सो सेविंग सर्टिफिकेट्स की अगर बात करते हैं तो एग्जांपल्स हो जाते हैं इसके नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, किसान विकास पत्रा, KVP जिसको बोलते हैं, तो उसकी रेट्स में भी यहाँ पे चेंजेस किए गए। थर्ड आ जाता है यहाँ पे दैट इज सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, राइट। सो सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स में क्या क्या आ गया, यहाँ पे आ जाता है आपका पब्लिक प्रोविडेंट फंड, सुकन्या समृद्धि योजना, ये सब सारी योजना, इवन जो कह सकते हैं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम जो यहाँ पे दे रखा है वो भी किसके अंतर्गत आता है, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे हम ये समझ गए कि क्यों पैसा इसमें डालते हैं, क्योंकि रेट कंपेरेटिवली हायर रहते हैं और लॉक इन पीरियड रहता है, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल का लॉक इन पीरियड यहाँ पे रहता है। तो हर 3 महीने में क्या होता है, यहाँ पे रिव्यू किया जाता है कि क्या इनकी इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाना है। अब यहाँ पे बात आती है कि अल्टीमेटली अगर हमने पैसा जमा करा दिया एज ए हाउस होल्ड तो पैसा जाएगा किसके पास, ये पैसा जाता है नेशनल स्मॉल सेविंग फंड, NSSF। तो यहां पे नेशनल स्मॉल सेविंग फंड का काम क्या होता है, बेसिकली इट वर्क्स अंडर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ये RBI के द्वारा नहीं इशू किया जाता, ये किसके द्वारा, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। सो यहां पे क्या करता है, बेसिकली NSSF इस पैसे को, क्योंकि ये जो NSSF है दैट इज द एपेक्स बॉडी, वो ये 3 तरीके की स्कीम्स निकालता है। आप इन तीनों में से कहां पे भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो और इसकी इंटरेस्ट रेट हर 3 महीने में यहाँ पे चेंज होती है। ये दीज आर द एग्जिस्टिंग रेट्स एंड दीज आर द न्यू रेट्स, राइट। और
इसी के साथ साथ यहाँ पे क्या किया जाता है, क्योंकि एक लोगों में अगर सेविंग हैबिट बढ़ानी है तो उसके लिए कहीं ना कहीं योजनाएं कुछ ना कुछ लानी पड़ेगी। और टोटल जो गवर्नमेंट के पास जो पैसा आता है जिस इन टर्म्स ऑफ सेविंग्स की अगर मैं बात करता हूँ तो सेकंड नंबर पे दिस नेशनल स्मॉल सेविंग फंड जो है वो कहीं ना कहीं कॉन्ट्रीब्यूट यहाँ पे करता है। तो इसका जो रोल है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर इमेंस है। सो अभी क्या हुआ है कि जिस तरीके से हमने पहले देखा था कि रेपो रेट, जो हमने पहले भी हमारे एनालिसिस में डिस्कस किया, रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट वो रेट होती है जिस रेट पे आरबीआई जो है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कमर्शियल बैंक्स को यहाँ पर पैसा देता है। धीरे धीरे उस समय हमने देखा कोविड के समय में रेपो रेट एकदम अपने निचले स्तर पे आ गया, दैट मींस एट 4% पर एनम। बट अब धीरे धीरे जिस तरीके से रेपो रेट को बढ़ाया गया अंडर द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, अभी की रेपो रेट जो है दैट इज 6.25%। दैट मींस अभी की स्थिति में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अगर कमर्शियल बैंक्स को पैसा दे रहा है तो वो किस रेट पे ब्याज ले रहा है? दैट इज 6.5% पर एनम। ठीक है, सालाना होता है। सो जिस तरीके से अगर, और अब इसी सिचुएशन में आप सोचिए अगर कमर्शियल बैंक्स को किसी को लोन देना है तो वो 6.25% से कम तो नहीं दे पाएगा, एटलीस्ट 7%, 7.5%, 8% ऐसे करके लोन जाएंगे। तो अगर आप डिपॉजिट्स पे पैसा, या आप अगर कोई बैंक अगर पैसा किसी को दे रहा है उसमें अगर इंटरेस्ट ज़्यादा चार्ज कर रहा है तो अल्टीमेटली अगर कोई सेविंग कर रहा है तो उसमें भी आपको इंटरेस्ट रेट बढ़ानी पड़ेगी। इसी वजह से यहाँ पे इंटरेस्ट रेट बढ़ाई गई है। और कुछ इकोनॉमिस्ट का ऐसा मानना था कि इससे बहुत ज़्यादा यहाँ पर बढ़ाई जानी थी, बट क्योंकि जिस तरीके की रेपो रेट और सिचुएशन हमारे देश में हो रखी है तो सेविंग्स के लिए लोगों को कहीं ना कहीं और एनकरेज करना, इसके लिए इसमें और ज़्यादा इंटरेस्ट रेट में इजाफा यहाँ पर किया जाना चाहिए था, बट ऐसा नहीं हुआ। और अभी के लिए जो टोटल 12 इंस्ट्रूमेंट्स, ये 12 इंस्ट्रूमेंट्स की बात हो रही है कि पोस्टल डिपॉजिट्स यहाँ पे और सोशल सिक्योरिटी स्कीम, इन सबको मिला के 12 इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। और अभी की स्थिति ऐसी है कि 8 आउट ऑफ 12 इंस्ट्रूमेंट्स में ही यहाँ पे रेट्स बढ़ाए गए। फर्स्ट क्वेश्चन कम्स, सर क्या ये सब जो फिगर्स है ये हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है? नहीं है, बट हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए ये फंड क्या होता है, ये करता क्या है और कौन कौन सी स्कीम्स यहाँ पे होती है। जिस तरीके से पब्लिक प्रोविडेंट फंड हमने काफी बार सुना है, पीपीएफ के बारे में, देन सुकन्या समृद्धि योजना बेसिकली होता क्या है कि एक अमाउंट होता है। सपोज किसी के यहाँ पे गर्ल चाइल्ड यहाँ पर हुई है, बेबी हुई है, तो उनके वहाँ पे उनको एक ऑप्शन दिया जाता है पेरेंट्स को कि 10 ईयर्स के पहले आप ये अकाउंट ओपन करा सकते हैं, फिर धीरे धीरे आप उसमें कुछ ना कुछ कॉर्पस जमा कराइए और जब आपकी बिटिया 21 ईयर्स ऑफ एज की हो जाएगी फिर आपको कॉर्पस में से पैसा दे दिया जाएगा, ताकि पढ़ाई के लिए, शादी के लिए, उन सब के लिए खर्चों के लिए यहाँ पे ये सुकन्या समृद्धि योजना। और इसमें एक इंटरेस्ट रेट भी आप देखेंगे तो एक काफ़ी अच्छा इंटरेस्ट रेट यहाँ पे दिया जाता है। हालांकि अभी इसमें इंक्रीज नहीं किया गया, बट 7.6% पर एनम का यहाँ पर इंटरेस्ट रेट रहता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप ये समझ आ गया होगा। चलिए, दिस द सिटी पार्ट। आज काफी न्यूज पॉलिटिकल थी तो इस वजह से विल बी मूविंग डायरेक्टली टू द एडिटोरियल पार्ट। स्टेट न्यूज में भी पॉलिटिक्स रिलेटेड न्यूज काफी सारी थी। 1 second. Okay, so now we come down to the editorial part. So what the title of the editorial says is, and today we'll be discussing one editorial and 2 opinions. So what the title of the first editorial says, in the new evolving world, India needs a new vision. So herein the authors who both belongs to the Congress party, they have talked about the situation which is going on in India, कि हमारे देश की क्या स्थिति यहाँ पर चल रही है। So सबसे पहले उन्होंने एक बहुत अच्छे कोट के साथ स्टार्ट किया, that is by Vladimir Lenin, that is there are decades where nothing happens, right? कि दशकों हो जाते हैं जब कुछ नहीं होता, बट एंड देयर आर वीक्स वेयर डिकेड्स हैपन, मतलब कुछ समय ऐसा हो जाता है जिसमें ऐसा कुछ हो जाता है कि बिल्कुल बहुत बड़ी चीज़, जैसे हमने कोविड के समय में देखा। और स्पेशली यहाँ पे ऑथर ने उसी लाइंस में स्टार्ट किया है कि जब 2022 स्टार्ट हो रहा था तब हमें लगा कि ठीक है सिचुएशन अब इज गेटिंग बैक टू नॉर्मल एंड थिंग्स आर गेटिंग फाइनर। कहीं ना कहीं वैक्सीनेशन जिस तरीके से समूचे विश्व में चल रहा है तो बहुत अच्छे पेस पे चल रहा था और कोविड के भी केसेस कम हो रहे थे, तो वो एक अच्छी सिचुएशन थी। बट जैसे ही हमने देखा यहाँ पर 24 फरवरी जिस तरीके से रशिया ने यहाँ पर यूक्रेन पर अटैक कर दिया, फिर से सिचुएशन खराब हो गई। खराब किसी वजह से हो गई क्योंकि पूरा सप्लाई चेन यहाँ पर कहीं ना कहीं बाधित हो गया। और जिस तरीके से रशिया और यूक्रेन के ऊपर डिपेंडेंसी, काफ़ी सारे देशों की ऑयल, नेचुरल गैस, सनफ्लावर ऑयल, इन सब के लिए काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंसी, इवन वीट एक्सपोर्ट्स एज वेल। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि सभी देशों में के ऊपर इसका इम्पैक्ट आया। बहुत क्रूड ऑयल के प्राइसेस यहाँ पर बढ़ गए और काफ़ी देशों की स्थिति ऐसी हो गई कि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो गई, इवन डेवलप नेशंस की भी स्थिति ऐसी हो गई। तो इन सब के साथ यहाँ पर शुरुआत करी और प्लस
इन्हीं सब चीज़ों के बीच यूएस का अपना एक स्टैंड, यूएस ने कहीं ना कहीं यूक्रेन को सपोर्ट किया, और फिर धीरे धीरे जिस तरीके से रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाए, फिर कुछ कंट्रीज़ ने अपना अलग अलग स्टांस दिया, जिस तरीके से चाइना यूनानिमसली आई थिंक यहाँ पे इस सिचुएशन में रशिया को यहाँ पर सपोर्ट कर रहा था। तो उसी के बाद यहाँ पे बात की गई कि फॉर ट्रेड एंड अग्रेसिव चाइना, अपन पॉइंट बाय पॉइंट इसको समझते हैं, फॉर ट्रेड एंड एन एग्रेसिव चाइना। सो यहाँ पे बात की है कि जो सिचुएशन यहाँ पर चाइना के द्वारा क्रिएट की गई कि चाइना को भी कहीं ना कहीं विश्व गुरु बनना है, वर्ल्ड पावर बनना है, सुपर पावर बनना है। तो इसकी वजह से जो उसके एस्पिरेशंस है और उसके लिए जिस तरीके से, क्योंकि पहले यूएस की कंपनीज क्या करती थी कि चाइना में प्रोडक्शन करती थी, और सभी जगह यहाँ पर मोस्टली चाइना में, मतलब इंडिया में भी प्रोडक्शन होता है, ताइवान में भी होता है, वियतनाम में भी उनके गुड्स का प्रोडक्शन होता है, सभी देशों का। बट ये प्रोमिनेंटली मैं कह सकता हूँ कि मैन्युफैक्चरिंग हब हुआ करते थे। बट जिस तरीके से यूएस और चाइना के धीरे धीरे रिलेशंस हो गए, तो दैट हैड स्टार्टेड शिफ्टिंग, और कहीं ना कहीं चाइना का भी अपने जो एस्पिरेशंस है, जैसे मैंने आपको बताया, तो उसके लिए चाइना भी एक अलग ही पाथ पे यहाँ पे चल रहा था। तो उसी की वजह से जिस तरीके से सिचुएशन सभी जगह हुई है, तो उसी के बारे में यहाँ पर बताया गया। देन इसी के साथ साथ यहाँ पे बात की गई कि सभी देशों की इसकी यहाँ पे स्थिति खराब हुई। इवन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की बात की जाए, डोमेस्टिक कंजम्पशन की बात की जाए, कोविड के केसेस की बात की जाए, प्लस इसी के साथ साथ चाइना का जो मिलिट्री इंकर्शन है, स्पेशली हांगकांग के साथ डिस्प्यूट चल रहा है, हमने ताइवान के साथ जो इशू है हमने ऑलरेडी देखा, इंडिया के साथ जो स्थिति है दैट वी आर ऑलरेडी अवेयर। तो सिचुएशन कुछ इस तरीके की हो रही है कि यहाँ पे हमें एक बैलेंस्ड अप्रोच यहाँ पे लेने की आवश्यकता है, और कुछ एक नया विजन के साथ यहाँ पे इवन नॉट ओनली इंडिया बट सभी देशों को यहाँ पर काम करने की आवश्यकता है, ऐसा यहाँ पर ऑथर्स ने बताया। प्लस इसी के साथ साथ यहाँ पे किस बारे में बात हुई है, अगले कुछ पॉइंट्स और देख लेते हैं। 1 सेकेंड। सोशल हार्मनी इज ए नेसेसरी कंडीशन। अब ऑथर्स का ऐसा मानना है कि ये जो भी सिचुएशन यहाँ पे सभी जगह हो रही है, इसके बाद क्या हो गया कि हमारे देश में, यहाँ पे बेसिकली इंडिया की बात की गई कि हमारे देश में क्या हो गया, काफ़ी अराजकता फैल रही है, काफ़ी नफरत फैल रही है, और इन सब नफरत जिस तरीके से हमारे देश में फैल रही है, ऐसा ऑथर्स का मानना है। तो उसके बाद क्या किया गया कि राहुल गांधी जी की एक बहुत बड़ी यहाँ पर भारत जोड़ो यात्रा यहाँ पर आ जाती है, और उसका एक अलग ही यहाँ पर इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता है। तो उस चीज़ों को भी यहाँ पे ऑथर से रिआइटरेट किया कि अभी की जो करंट गवर्नमेंट है वो किस तरीके से लोगों में नफरत यहाँ पर फैला रही है, और उसी को यहाँ पर सही करने के लिए उनके कांग्रेस पार्टी के जो फॉर्मर प्रेसिडेंट है वो कहीं ना कहीं भारत जोड़ो यात्रा, देश जोड़ो यात्रा पे यहाँ पे निकल चुके। प्लस यहाँ पे बात की गई है कि जो सिचुएशन या जिस चीज़ की बात यहाँ पे की जा रही है कि इंडिया को भी अपना एक स्टैंड जो है, और इंडिया की जो पॉलिसी है, जो विजन है, उसको कहने के लॉन्ग टर्म रखते हुए जिस तरीके से यहाँ पे काम करने की आवश्यकता है, उसकी तरफ एक नया विजन यहाँ पे लेके काम कर। क्योंकि ऑथर्स के अकॉर्डिंग पिछले 4 दशकों में, लगभग 40 ईयर्स में काफ़ी काम हुआ है, बट इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी हर चीज़ में हमने अच्छा किया। बट अभी के सिचुएशन में इस तरीके से है कि हमारा जो विजन है, बिकॉज स्पेशली रशिया यूक्रेन वॉर इज गोइंग ऑन, वी हैव जस्ट सीन अ पेंडेमिक एंड नाउ इवन द केसेस आर इंक्रीजिंग। तो सिचुएशन बहुत ज़्यादा यहाँ पर कह सकते हैं कि सिचुएशन इस तरीके की, हमें पता नहीं कि आने वाला समय किस तरीके का रहेगा, राइट। तो इसी वजह से यहाँ पे ऑथर्स ने डिसेंट्रलाइजेशन की बात की। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि पावर शुड नॉट बी वेस्टेड इन फ्यू हैंड्स, मतलब कुछ हाथों में पावर्स नहीं रहे, पावर्स को नीचे डाइल्यूट किया जाए, नीचे दिया जाए, राइट। फर्स्ट इज, पहला जो होता है इसका अपोजिट इज सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब हो गया कि जो अथॉरिटी है, जो फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर है, वो केवल एट द सेंटर है, राइट। तो डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है नीचे भी पावर्स दी गई है। तो वैसा ही कुछ यहाँ पे इंडिया में भी किया जाना चाहिए, और जो पॉलिटिक्स है और जो पॉलिसीज है उन सब में यहाँ पे कहने के डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर होना चाहिए, सो दैट जो हमारा विजन है ऑफ आत्मनिर्भर भारत एंड कि हमें $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है, इन सब के लिए यहाँ पे दैट इज डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प अस। तो इस पर्टिकुलर एडिटोरियल में काफ़ी सारी चीज़ों को, काफ़ी छोटे छोटे पॉइंट्स को यहाँ पे पूरे एडिटोरियल में डिस्कस किया गया। ऑन वन साइड चाइना की बात की गई, देन यूएस की, देन रशिया की, देन इंडिया में जो स्थिति है उसकी, देन भारत जोड़ो यात्रा की बात की गई, एंड अल्टीमेटली यहाँ पे इंडिया का जो विजन होना चाहिए उसको भी यहाँ पे हाईलाइट ऑथर्स ने किया है। चलिए, देन वी कम डाउन डायरेक्टली टू द सेकंड ओपिनियन दैट सेज precipice of shame, not taking corrective measures is what undermines trust in Indian farmer। So अभी भी यहाँ पे ऑथर ने जिस तरीके से स्टार्ट किया है कि दिसंबर 2021, पिछले साल के कंपैरिजन में अगर हम आज को करते हैं, लगभग 1 साल के समय को, दिसंबर 2021 से दिसंबर 2022, तो 1 साल पहले ऐसा बताया जा रहा था। और जिस तरीके से इंडिया की वैक्सीनेशन पॉलिसी ने बहुत, इवन साइंटिस्ट, जो हमारे आशा वर्कर, सब ने मिलकर, जिस तरीके से इंडियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सभी ने मिलकर काम किया, और नॉट ओनली इंडिया में बट इवन हमारी जो वैक्सीन हुई वो हमने एक्सपोर्ट भी करी। तो उससे इंडिया की इमेज अलग ही तरीके से बढ़ी कि ना केवल हम जो ये वैश्विक महामारी, इसमें केवल हम हमारी जान बचा रहे हैं, हमारे देश के लोगों की, बट इवन विश्व की भी, राइट। तो
इन द सेम वे अगर एक साल पहले की ये स्थिति थी, बट आज की स्थिति में अभी रिसेंट जो दो कंट्रोवर्सी हुई है, फर्स्ट जो मेडन फार्मा की हमने देखा था जिसके द्वारा एक जो कफ सिरप है जिसकी वजह से गाम्बिया में काफ़ी सारे बच्चों की यहाँ पर जान चली गई थी, और उसी के बाद अभी कुछ दिन पहले ही और उसके बाद WHO ने एक्शन लिया और इंडिया ने भी एक्शन लिया। अब यहाँ पे क्या हो गया कि अभी एक और हमारी जो नोएडा बेस्ड कंपनी है उसके द्वारा जो कफ सिरप यहाँ पे एक्सपोर्ट की गई, उस कफ सिरप की वजह से उज्बेकिस्तान में 18 बच्चों की यहाँ पर जान चली गई। तो उसी के कंटेक्स्ट में बात की गई कि इंडिया के द्वारा, इंडिया डायरेक्टली यहाँ पर क्या कर रहा है, इंडियन अथॉरिटीज़ ने क्या किया, इंडियन अथॉरिटीज़ को क्या करना चाहिए था कि उन कंपनीज के ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए और उसके ऊपर इंक्वायरी बिठानी चाहिए, बट रादर गवर्नमेंट ने क्या किया, इंडियन गवर्नमेंट ने बोला कि आप भैया कुछ समय के लिए स्टॉप कर दो, आप जो आपका एक्सपोर्ट कर रहे हो, प्रोडक्शन कर रहे हो, उसको रोक दो। तो प्रॉपर, क्योंकि अगर इसका सोल्यूशन इन द सेंस कि इसका अगर रिजल्ट नहीं निकलेगा कि एक्चुअल में क्या व्हाट वाज द रीजन ऑफ द डेथ, क्या डेथ का रीजन कफ सिरप ही था या कुछ और था, क्योंकि हमने पहले भी बड़ा प्री मैच्योर लिंक यहाँ पर WHO ने ऑलरेडी दे दिया कि डेथ का कारण जो है इंडिया की जो कफ सिरप है वो है। तो आपको आपका स्टैंड क्लियर करने के लिए क्या करना चाहिए ऑथर्स के अकॉर्डिंग, कि आपको ऑथर के अकॉर्डिंग कि आपके देश की क्या स्थिति उसको देखना चाहिए, या आपके देश में जो कंपनी है उसके द्वारा क्या कुछ मैल प्रैक्टिस तो नहीं की जा रही है, कुछ हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स तो उसमें नहीं डाले जा रहे हैं जिसकी वजह से ही हो रहा है, बट रादर आप क्या कर रहे हैं, आप प्रोडक्शन को शट कर रहे हैं और कहीं ना कहीं एक उल्टा जवाब आप कहीं ना कहीं और WHO को दे रहे हैं कि ना WHO बहुत जल्दी यहाँ पर एक कंक्लूजन पे आ रहा है। तो रादर WHO ने जो स्टेटमेंट दिया उसका संज्ञान लेना चाहिए और आपको एक इंक्वायरी बिठानी चाहिए और उसके बाद जो सोल्यूशन हो उसके ऊपर काम करना चाहिए, ये ऑथर का मानना है इस पर्टिकुलर ओपिनियन। देन द सेकेंड ओपिनियन, सो the title of the opinion is bad to worse, Netanyahu will quicken Israel's fall into a repressive theocracy। सो यहाँ पे क्या हुआ है कि हमने देखा है कि अभी कल भी हमने डिस्कस किया था कि जो मिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू है वो इजराइल के 6th टाइम यहाँ पर फिर से प्राइम मिनिस्टर बन गए। सो जिस तरीके से नेपाल में हमने देखा कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को स्पष्ट मेजोरिटी नहीं मिली, यही चीज़ हमने यहाँ पे इजराइल में भी देखी। तो इजराइल में कुछ सेंट्रिस्ट या फिर राइटिस्ट जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो यहाँ पर साथ में आई और यहाँ पे सरकार बनाई अंडर द लीडरशिप ऑफ मिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू। अब ऑथर्स का यहाँ पे मानना है, ऑथर का यहाँ पे मानना है कि अभी की जो सिचुएशन है उससे आने वाले समय में सिचुएशन और खराब हो जाएगी। खराब क्यों हो जाएगी? क्योंकि अभी तक जो कहीं ना कहीं स्टांस था याइर लैपिड का या नफ्ताली बेनेट का, वो कहीं ना कहीं सेंट्रल स्टांस पे था, इवन स्पेशली पैलेस्टाइन के लिए, क्योंकि इजराइल और पैलेस्टाइन का इशू हमने डिस्कस किया है कि किस तरीके से दोनों देशों के बीच में इशूज़ रहते हैं, राइट। तो ऐसे समय पर बेंजामिन नेतन्याहू का जो कह सकते हैं फार राइटिस्ट पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ कोलिशन में आना, तो उससे आने वाले समय में सिचुएशन और ज़्यादा बैड से खराब से और ज़्यादा बदतर यानी वर्स यहाँ पर हो जाएगी। क्यों ऐसा? इसीलिए ऑथर का मानना है क्योंकि इन पॉलिटिकल पार्टीज, जिन पॉलिटिकल पार्टीज के साथ कहीं ना कहीं बेंजामिन नेतन्याहू ने कोएलिशन किया है, तो वो पॉलिटिकल पार्टीज बहुत फर्म है अपने स्टैंड पे कि हम अगर राइटिस्ट हैं, एक्सट्रीम राइटिस्ट है, तो हम उसी की तरफ रूल्स रेगुलेशन पॉलिसी यहाँ पे फ्रेम करेंगे। और जैसे ही यहाँ पे बेंजामिन नेतन्याहू यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर बने, तो आने वाले समय में जो स्कॉलर्स हैं उनका ऐसा मानना है, जो पॉलिटिशियंस जो इन चीज़ों को समझते हैं उनका ऐसा मानना है ऑथर के अकॉर्डिंग कि आने वाले समय में जो पॉलिसीज मिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू यहाँ पर लेके आएंगे वो कहीं ना कहीं, क्योंकि उनको अगर लेजिस्लेटिव असेंबली जो उनकी संसद है उसमें अगर कोई बिल पास करना तो उसमें इन पार्टीज़ का भी साथ चाहिए, राइटिस्ट पार्टीज़ का, सेंटर राइटिस्ट पार्टीज है जो उनके साथ है, तो उसके लिए उनको खुश रखने के लिए भी उनको कहीं ना कहीं काम करने की आवश्यकता है। तो दिस इज गोइंग टू बी वेरी चैलेंजिंग फॉर देम कि हाउ ही इज गोइंग टू टेक दिस फर्दर। बट यहाँ पे ऑथर ने ये क्लियर कर दिया कि आने वाले समय में दिस इज नॉट गोइंग टू बी एन ईजी टास्क फॉर बेंजामिन नेतन्याहू, तो उसको हाईलाइट किया। यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है कि जिस तरीके से हमारी जो संसद है उसको हम लोकसभा, राज्यसभा बोलते हैं, या यूएस की सीनेट को कांग्रेस बोलते हैं, तो इन द सेम वे इजराइल की जो सीनेट है उसको हम बोलते हैं नेसेट। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं या याद कर। चलिए अब आगे बढ़ेंगे, दिस वी कैन स्किप। ओके, सो दिस इज बेसिकली लीगल अपडेट। सो लीगल अपडेट जब भी आता है हम उसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। सो व्हाट द न्यूज सेज इज कोर्ट्स शुड स्टेप अप to clear long pending cases by Independence Day set by our Honorable CJI। So हमारे जो Honorable CJI है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, Honorable DY चंद्रचूड़ जी, तो उनके द्वारा एक स्टेटमेंट दिया गया जब यहाँ पे एक इनॉग्रेशन सेरेमनी यहाँ पर उनके द्वारा की गई, तो उसी में उन्होंने जब एड्रेस किया
तब उन्होंने बोला कि काफ़ी सारे स्टेट्स में ऐसी स्थिति है कि बहुत सारे पेंडिंग केसेस हैं 1980s के, और उनकी संख्या ऐसी नहीं है कि कुछ 100 या हज़ारों में, उनकी संख्या है लाखों में। तो सबसे पहले तो इस इंडिपेंडेंस डे, आने वाले इंडिपेंडेंस डे तक हमें ये कहीं ना कहीं एक फर्म डिसीजन लेना चाहिए कि हमारे द्वारा, जुडिशरी के द्वारा जो डिसीजन मेकिंग है उसको और ज़्यादा यहाँ पर फास्ट, उसको और ज़्यादा यहाँ पर स्मूथ, उसको और ज़्यादा यहाँ पर रोबस्ट करने की आवश्यकता है। अदरवाइज जो पेंडिंग केसेस, हमने काफ़ी सारे केसेस देखे जो केसेस सालों साल चल रहे हैं, और इवन उनमें जो कन्विक्स है या जो जिनके ऊपर आरोप लगे उनकी इवन जान तक चली जाती है, उनकी डेथ ही हो जाती है, बट वो केस खत्म नहीं होते। तो उन सब चीज़ों को हाईलाइट करते हुए ऑथर ने, जो हमारे ऑनरेबल सीजीआई है, उन्होंने यहाँ पर स्टेटमेंट दिया है कि हमें जल्द से जल्द यहाँ पर जो है जो केसेस हैं उनकी पेंडेंसी जो है उसको जल्द से जल्द कम करने की यहाँ पर आवश्यकता है टिल आवर इंडिपेंडेंस डे। No need to make notes of this news, but as this was a legal update, so that's why I highlighted this. Then next is India Saudi Arabia discuss treaty on mutual assistance for criminals investigation. So यहाँ पर इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच में पहले भी यहाँ पर इससे रिलेटेड डिस्कशन चल रहा था दोनों देशों के बीच में कि कोई क्रिमिनल से रिलेटेड म्यूचुअल यहाँ पर रिलेशनशिप यहाँ पर बनाया जाए, सो दैट कि अगर कोई आरोपी ऐसा है या उनके देश में है जो हमारे यहाँ से भाग गया है, तो उसको पकड़ने के लिए या दोनों देश कहीं ना कहीं दोनों देशों की जो एजेंसीज है वो साथ में काम कर सके। तो क्या ये इंडिया ने पहली बार किसी देश के साथ एग्रीमेंट साइन किया? नहीं, ऐसा नहीं है। हमने ऑलरेडी अभी तक अगर देखा जाए तो लगभग 45 कंट्रीज के साथ इंडिया ने एमलेट्स, दैट इज म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी, ऑलरेडी हमने 45 देशों के साथ यहाँ पर साइन किया, और सऊदी अरेबिया ने भी लगभग 12 देशों के साथ 12 कंट्रीज के साथ यहाँ पे इस तरीके की ट्रीटीज यहाँ पर साइन किए। सो इससे होता क्या है, इससे जो जिन लोगों के ऊपर आरोप होते हैं उनको पकड़ना, और दोनों देशों के बीच में जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स है वो भी कहीं ना कहीं होते हैं। तो इससे ओवरऑल मतलब केस उस पर्टिकुलर केस को, किसी पर्टिकुलर केस को सॉल्व करना कहीं ना कहीं कंपैरेटिवली ईजियर हो जाता है। तो इसी के लिए यहाँ पर ये एग्रीमेंट यहाँ पर साइन किया गया है। सो एज आई टोल्ड यू कि इसकी बातचीत नवंबर 7 से यहाँ पर हो गई थी, कि जब पहली यहाँ पर फर्स्ट वर्चुअल मीटिंग हुई थी रिगार्डिंग दिस एमलेट म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी, और अब फाइनली यहाँ पर यह आया है कि इसको यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा और फाइनली इसको यहाँ पर जो है असिस्टेंस यहाँ पर जो एसेंट है वो दे दी जाएगी। देन दिस न्यूज़ इज इंपॉर्टेंट, दो दिस इज पॉलिटिकल, बट okay, so what the news says is opposition divided on remote voting machines for migrants. So यहाँ पे हमने कल डिस्कस किया था कि बेसिकली एक नया कॉन्सेप्ट यहाँ पे लाया जा रहा है, दैट इज अबाउट रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, RVM, रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता तो आप कल वाला सेशन 30 दिसंबर का सेशन देख सकते हैं, उसमें हमने इसके बारे में अच्छे से डिस्कस किया। थोड़ा सा मैं इसके बारे में बता देता हूँ कि बेसिकली हुआ क्या है कि जो हमारे इलेक्शन कमीशन है उसने यहाँ पर इस चीज़ को प्रपोज किया है कि काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं, हम हर बार देखते हैं इलेक्शंस में, जो वोट नहीं कर पाते बिकॉज दे आर बेसिकली माइग्रेंट वोटर्स, वो इन सर्च ऑफ अ बेटर अपॉर्चुनिटी एक स्थान से दूसरी जगह जाते हैं, तो वो वोट नहीं कर पाते। तो इसी के लिए यहाँ पर एक मैकेनिज्म यहाँ पर लाया जा रहा है, सो दैट दोज पीपल हु आर नॉट एबल टू वोट, उनको यहाँ पर एक अधिकार दिया जा सके और वो उनकी सिटी में, जिस सिटी में वो है वहाँ पर है, वहाँ पे वोट दे सके। सो इसी के लिए यहाँ पे 16 ऑफ जनवरी को ऑल पार्टी, यहाँ पर जितने भी स्टेट रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज और हमारी जो 8 नेशनल पार्टीज है, उन सबको यहाँ पर आमंत्रित किया इलेक्शन कमीशन ने, और ये इसमें जो फाइनल डिसीजन है इन सब पॉलिटिकल पार्टीज का वो 31 जनवरी को यहाँ पर दिया जाएगा। सो अभी यहाँ पर क्या हुआ है कि जिस तरीके से काफ़ी पॉलिटिकल पार्टीज के अपने अपने स्टांस है इस पर कि उनका क्या मानना है, तो कांग्रेस पार्टी ने, हमने कल भी डिस्कस किया था, इसको अपोज किया है कि ये गलत है। उसी के बाद कांग्रेस के साथ साथ कुछ और पॉलिटिकल पार्टीज यहाँ पर जो डीएमके तमिलनाडु में अंडर लीडरशिप ऑफ मिस्टर एनके स्टालिन, जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने इसको अपोज किया, और उसी के साथ साथ तृणमूल कांग्रेस जो है श्रीमती ममता बनर्जी जी की पार्टी, जो वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर है, उनके द्वारा भी इसको अपोज किया गया। अदर कुछ पार्टीज़ की अगर बात की जाए तो जनता दल यूनाइटेड ने इसको सपोर्ट किया, जो नीतीश कुमार जी की पार्टी है बिहार में जो सरकार में, और इवन जो टीडीपी है, तेलुगु देशम पार्टी, उन्होंने भी इसको, इस पर्टिकुलर मूव को यहाँ पर सपोर्ट किया है। बट अभी कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ का ऐसा मानना है, स्पेशली लेफ्टिस्ट पॉलिटिकल पार्टीज़ की अगर बात करूँ, CPIM, तो उनका ऐसा मानना है कि अभी ये जो डिसीजन आया, इट्स टू अर्ली टू टेक अ कॉल ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, एक बार 16 जनवरी को जो मीटिंग हो रही है उसमें डेफिनेटली वी आर गोइंग टू गो, ऐसा उनके द्वारा कहा गया है, लेफ्ट पॉलिटिकल पार्टीज़ के द्वारा, और हम हमारा जो फाइनल स्टैंड है, जो डिसीजन है, वो 31 जनवरी को यहाँ पे क्लियर करेंगे कि क्या हम इसके सपोर्ट में हैं या हम किस तरीके से इसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। बट डेफिनेटली हमने इसके बारे में कल अच्छे से डिस्कस किया था कि बेसिकली होता क्या है और इसका अल्टीमेटली फ़ायदा यहाँ पर क्या हो सकता है।
सो हमें यहाँ पे ये सब याद करने की जरूरत नहीं कि किस पार्टीज ने क्या बोला, किस पार्टीज ने क्या बोला, बट एज ए टॉपिक दिस रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इज क्वाइट इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। देन नेक्स्ट न्यूज, विड्रॉइंग प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना अ रिग्रेसिव स्टेप, इट कट्स द फूड ग्रेन एंटाइटलमेंट बाय हाफ। सो सबसे पहले ये समझते हैं ये क्या होता है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना बेसिकली एक योजना है जो काफी समय से चल रही है, बट स्पेशली हमने देखा था कि कोविड के बाद अप्रैल 2020 से यहाँ पे जो सरकार है उसने ये डिसीजन लिया था कि वी आर गोइंग टू गो अहेड विद दिस प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, ताकि हमारे देश के 80 करोड़ लोगों को यहाँ पर जो है 5 kg ऑफ राइस और व्हीट एंड 1 kg ऑफ पल्सेज यहाँ पे दिया जा सके, ताकि क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे एकदम बिजनेसेस बंद हो गए, लॉकडाउन हो गए थे, तो उसके बाद उन लोगों तक एटलीस्ट बेसिक नेसेसिटी या जो फूड है वो कैसे पहुंचे, इसके लिए यहाँ पर सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत यहाँ पे की थी। इस पर्टिकुलर स्कीम की शुरुआत अप्रैल 2020 में यहाँ पे की गई थी और अभी हमने देखा कि दिसंबर 2022 तक चल रही थी, बट अब यहाँ पे रिसेंटली हमने देखा कि सरकार के द्वारा डिसीजन आया कि अब प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को यहाँ पर बंद कर दिया गया और अब जो कह सकते हैं जो फूड ग्रेन दिया जाएगा वो किसके अंतर्गत दिया जाएगा, दैट इज नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत यहाँ पे फूड ग्रेन दिया जाएगा। और जो हमारी अंत्योदय योजना है, अंत्योदय योजना जिसके कार्ड होल्डर्स को यहाँ पे 35 kg ऑफ ग्रेन यहाँ पे दिया जाता है, और अभी तक जैसे मैंने आपको बताया नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत जितने भी लोग एलिजिबल है उनको 5 kg ऑफ ग्रेन पर पर्सन यहाँ पे दिया जाएगा। तो ये क्या था, दैट वाज इन एडिशन टू दिस, जो पहले ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना आई थी तो उनको ये तो मिल ही रहा था, बस इसके साथ साथ ये बेनिफिट और मिल रहा था। अब क्या हो गया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत जो 5 kg ऑफ राइस और व्हीट और 1 kg ऑफ पल्सेज जो दिया जाता था, इसको अब यहाँ पे सरकार ने बंद कर दिया लगभग 2.25 साल के बाद। और अब जो स्कीम जो इंप्लीमेंटेड रहेगी दैट इज ओनली दिस, दैट इज नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट अंडर 2013, जिसके अंतर्गत 5 kg ऑफ ग्रेन यहाँ पे दिया जाएगा और अंत्योदय कैटेगरी कार्ड होल्डर्स को यहाँ पर 35 kg ऑफ ग्रेन यहाँ पे दिया जाएगा। सो दिस टॉपिक इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, दैट इज प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना कभी एग्जिस्टेंस में आया, कितना यहाँ पर कॉर्पस था, कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, ये सब चीज़ों के रूप में एक पैसेज हमारे डेफिनेटली पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देन ऑन द न्यूज सेक्शन, this news also we had discussed yesterday a bit, that is self declaration must for boarding pass for flyers from 5 nations। so यहाँ पे जिस तरीके से हमारे देश ने कहीं ना कहीं डिसीजन लिया कि इट्स हाई टाइम कि जिस तरीके से सभी जगह केसेस थोड़े थोड़े बढ़ने लग गए तो हमें भी यहाँ पे डिसीजन लेना चाहिए। तो हालांकि कुछ अभी तक हमने देखा कि बहुत कम देश ऐसे हैं जिन्होंने यहाँ पर कुछ जो फॉरेन ट्रैवलर्स हैं उनको स्ट्रिक्ट RT-PCR रिपोर्ट या उसकी तरफ किया है, बट इंडिया ने यहाँ पर एक स्टैंड लिया है और इंडिया का ऐसा मानना है कि दोज पीपल who are traveling especially from countries like China, Singapore, South Korea, Thailand and Japan, इन देशों से जो लोग यात्रा कर रहे हैं हमारे देश में, उन लोगों को मैंडेटरी RT-PCR टेस्ट यहाँ पे कराना होगा और अगर उनके द्वारा रिपोर्ट अगर नेगेटिव यहाँ पर अपलोड एयर सुविधा पोर्टल पे नहीं की गई उनका टेस्ट और यहाँ पे एक सेल्फ डिक्लेरेशन यहाँ पर नहीं दिया गया तो उनको बोर्डिंग पास यहाँ पे नहीं दिया जाएगा। तो जैसे ये न्यूज़ यहाँ पर आई थी हमने, और इसी को जो हमारी यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्ट्री है अंडर द लीडरशिप ऑफ अंडर जिसकी यूनियन मिनिस्टर है श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, उन्होंने भी यहाँ पर इस मिनिस्ट्री ने सभी एयरपोर्ट्स को यहाँ पर इसकी सूची दे दी कि जो लोग दोस्त पीपल आर ट्रैवलिंग फ्रॉम दीज कंट्रीज इनके ऊपर यहाँ पर ध्यान रखा जाए और उनको प्रॉपर चेकिंग के बाद ही उनको कहीं ना कहीं बोर्डिंग पास या यहाँ पर ऑन बोर्ड किया जाए। इसी के बाद काफ़ी देश का हमने देखा था IATA ने भी इस पर्टिकुलर मूव को अपोज किया था, रीजन बीइंग अभी तक केसेज नहीं है और टूरिज्म सेक्टर को, होटल इंडस्ट्री को काफ़ी इसका इम्पैक्ट पड़ेगा और एविएशन सेक्टर को भी एज ए होल, बट स्टिल हमने डिसीजन लिया है, हमारी सरकार ने डिसीजन लिया है और इवन कुछ दूसरे देशों ने, सिंगापुरियन अथॉरिटीज़ ने भी उसको कहीं ना कहीं गलत ठहराया कि इंडिया के द्वारा ये जो डिसीजन लिया गया वो अपने आप में गलत है। ओके, सो देन वी कम डाउन टू द वर्ल्ड सेक्शन। So the first news on the world section that we are going to discuss is, there are two news which we are going to discuss. First is about the Russia and China relations and second is about the situation in Myanmar. So the first news says Putin Xi Jinping hail best in history ties vow to deepen relations. So यहाँ पे as we can see in the photograph itself, the presidents of both the countries, China and Russia, they both are sitting and they are talking. So यहाँ पे दोनों देशों के बीच में बातचीत क्या हुई? यहाँ पे बातचीत हुई कि रशिया और यूक्रेन
की जो स्थिति है उसके बारे में बातचीत हुई, और यूक्रेन के ऊपर जिस तरीके का स्टैंड यहाँ पर इवन जो वेस्टर्न जो नेशंस है वो कहने के सपोर्ट कर रहे हैं, उसको यहाँ पर कंडेम यहाँ पर रशिया और चाइना ने किया है। और रशियन प्रेसिडेंट का ये भी मानना है कि हम चाहते हैं कि ये जो इशू चल रहा है हम दोनों देशों के बीच में, रशिया और यूक्रेन के बीच में, उसको हम जल्द से जल्द स्टॉप करना चाहते हैं। हम किसी भी इस फेवर में नहीं है कि ये जो वॉर है ये चलती रहे और दैट विल गो फॉर ईयर्स, और इसकी वजह से ये सब जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट, इन्फ्लेशन, ये सब इश्यूज सारे देश फेस करें, हम भी ऐसा नहीं चाहते। तो इसमें कहीं ना कहीं वेस्टर्न नेशंस को यहाँ पर इनिशिएट करना चाहिए और इस इशू को जल्द से जल्द यहाँ पर रिजॉल्व करना चाहिए। तो इस पर्टिकुलर बातचीत पे यहाँ पे दोनों देशों ने बातचीत की, दोनों देशों के लीडर्स ने बातचीत की, और अभी पिछले कुछ समय से और जब से यहाँ पे अगेंस्ट रशिया अगर हम देखें जहाँ जहाँ भी रेजोल्यूशंस पास हुए, हमेशा हमने देखा कि यहाँ पे जो है चाइना ने रशिया को सपोर्ट किया, स्पेशली अगेंस्ट रशिया यूक्रेन, और पहले भी हमने देखा, बिकॉज अभी की स्थिति ऐसी है कि दोनों देशों के जो रिलेशंस है दैट आर एट इट्स पीक, सबसे अच्छे रिलेशंस अभी की स्थिति में दोनों देशों के बीच में हो चुके हैं। सो इसी की वजह से यहाँ पे इन दोनों लीडर्स का न्यू ईयर के पहले मिलना और दोनों के बीच में बातचीत होना, दैट डेफिनेटली इज अ सिग्नल ऑफ ग्रोइंग great relations between both these countries or both these leaders. Then the next news and the last news which we are going to discuss is new trials add 7 more years to Suu Kyi's jail term of 26 years. So सबसे पहले this news is basically about Myanmar. So इस न्यूज़ को डिस्कस करने के पहले म्यांमार की सिचुएशन जान लेते हैं। हुआ क्या था, पिछले साल 1 फरवरी को 2021 को मिलिट्री कू हुआ था। कहाँ पे? म्यांमार में। मिलिट्री कू का मतलब होता है कि आपके देश में बढ़िया डेमोक्रेसी यहाँ पे अच्छे से काम करी, सब चीज़ बढ़िया चल रहा है, और एकदम से क्या हो जाता है कि डेमोक्रेसी को हटा के जो मिलिट्री है वो पावर में आ जाती है। दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम कि म्यांमार में हुआ, बहुत सारी कंट्रीज में हमने देखा कि इस तरीके की सिचुएशन होती रहती है। सो यहाँ पे उस समय की जो डी फैक्टो लीडर थी ऑंग सांग सू की, जिनके बारे में बताया गया है एज यू कैन सी द फोटोग्राफ इटसेल्फ, तो ऑंग सांग सू की को डिटेन कर लिया गया, और उस समय के जो मिलिट्री लीडर थे मिन ऑंग लैंग, उन्होंने कहीं ना कहीं तख्ता पलट करके खुद यहाँ पे एक्सट्रीम सुप्रीम लीडर वहाँ पे म्यांमार के बन गए। सो उसके बाद ऑंग सांग सू की के ऊपर जो डिफैक्टो लीडर थी और नोबेल पीस लॉरिएट भी थी, उनके ऊपर बहुत से एलिगेशंस लगाए गए, करप्शन चार्जेस लगाए गए, और धीरे धीरे उनको जिस तरीके से डिटेन तो कर ही लिया गया था, फिर बार बार उनके ऊपर कुछ कुछ समय में ट्रायल्स होते हैं और उनका जो कह सकते हैं इम्प्रिजनमेंट है उनको बढ़ाया जाता है। तो अभी फिर से एक और केस में उनके ऊपर जो है इम्प्रिजनमेंट यहाँ पर हुआ है, और अब जो उनका टोटल इम्प्रिजनमेंट है वो 26 ईयर्स का यहाँ पर कर दिया गया है। शी इज ऑलरेडी एजेड 77 और उनके ऊपर 26 साल का यहाँ पर कठोर कारावास यहाँ पर कर दिया गया। तो इनकी अगर लाइफ की बात करें तो इनका काफ़ी समय, मतलब नियरली 30 to 40% ऑफ हर टाइम हैज़ यू नो वो कहीं ना कहीं इम्प्रिजन्ड में, जेल में ही यहाँ पर निकला है। तो अभी भी सिचुएशन ऐसी है कि जब मिन ऑंग लैंग ने बोला था कि हम मिलिट्री को यहाँ पर पावर में ला रहे हैं, डेमोक्रेसी को हटा रहे हैं क्योंकि देश की स्थिति अच्छी नहीं है, तो उन्होंने ऐसा बताया था कि मैं साल भर के लिए पावर में आ रहा हूँ, चीज़ों को मैं सही कर दूंगा, फिर देन अगेन थिंग्स विल गेट नॉर्मल। बट अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि 1 महीने बाद 1 फरवरी को 2022 को लगभग 2 साल इस चीज़ को यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे, बट अभी भी हमें कोई सिचुएशन नहीं दिख रही कि डेमोक्रेसी को रीइंस्टेट यहाँ पे किया जाएगा। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं इंडिया की क्या क्या पोजीशन है। इंडिया एज इट शेयर्स बाउंड्रीज विद म्यांमार, तो हम हमेशा से चाहते हैं कि वहाँ पे क्या हो, फिर से जो है डेमोक्रेसी वहाँ पर रीइंस्टेट हो। बट सिचुएशन इस तरीके की है कि ऑन वन साइड वहाँ पे मिलिट्री रूल में है, एंड ऑन द अदर हैंड एज आई टोल्ड यू कि बॉर्डर्स पे जो है वहाँ पे मिलिट्री रहती है, राइट। तो इंडिया सपोर्ट करता है डेमोक्रेसी आनी चाहिए, बट जो मिलिट्री है वहाँ पे म्यांमार बॉर्डर पे, इंडिया म्यांमार बॉर्डर पे, तो उनके साथ भी उनको अच्छे रिलेशन रखने और काफ़ी समय से चल रहे हैं। बट ऐसा नहीं है कि जैसे यहाँ पर मिलिट्री आ गई है तो हमने स्टैंड चेंज कर दिया, हमने ऐसा बोल दिया कि हम मिलिट्री को सपोर्ट करते हैं। इंडिया ने कभी ऐसा नहीं बोला। और इवन जो हमारे फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी जो थे श्री हर्षवर्धन श्रिंगला जी, जो अभी के फॉरेन सेक्रेटरी तो विनय मोहन क्वात्रा जी है, तो पहले के जो फॉरेन सेक्रेटरी थे हर्षवर्धन श्रिंगला जी, उन्होंने उस समय म्यांमार विजिट भी किया था और पूरी सिचुएशन जानी थी और कुछ लीडर से उन्होंने बातचीत भी की थी। हालांकि मिन ऑंग सांग सू की से उनकी बातचीत नहीं हुई थी, बट काफ़ी सारे लीडर से उनकी बातचीत हुई, रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ म्यांमार से उनकी बातचीत हुई थी। तो इंडिया का कुछ इस तरीके का स्टांस है कि इंडिया चाहता है डेमोक्रेसी है, बट कहीं ना कहीं नॉट एट द कॉस्ट कि कहीं ना कहीं मिलिट्री के साथ हमारे रिलेशंस खराब हो जाए। सो दिस न्यूज़ वी डिस्कस्ड. So herein I conclude with today's analysis. So that's all from my side. Thanks for watching.